हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा जो लेसन लास्ट हमने 5th कंप्लीट किया था, आज हम लोग 6th लेसन कंप्लीट करेंगे। इस क्रूशियल टाइम के अंदर, मैं इसको क्रूशियल टाइम न कहें, मतलब प्रॉब्लमेटिक टाइम तो चल ही रहा है, बट हम अपनी स्टडी को ब्रेक ना होने दें यार। स्टडी को उसी फ्लो में चलने दें जिससे आपके रिस्पॉन्स भी उसी फ्लो में आ सके। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज का बेनिफिट उठाएं। इसके मैं सारे न्यूमेरिकल यहां पे डिस्कस कराता हूं, तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करें। और यार मैं एक चीज कहता हूं, न्यूमेरिकल थ्योरी से बहुत आसान होते हैं, बट आपके कंफ्यूजन, मतलब आप करना नहीं चाहते, आप डेयरिंग, मतलब अंदर से कमजोर हो जाता है। न्यूमेरिकल डर गए कुछ लोग, तो जैसे अब कुछ के नाम लो मैं, जैसे सदाशिव को याद है, मुझे डर गया न्यूमेरिकल देखते, तो डरना नहीं है। ठीक है, शायद मुझे देख रहा हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है भाई। और जो बच्चे बेटा अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, अच्छी थ्योरी अच्छी कवर कर रहे थे, अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, वो बच्चे, सभी बच्चे, मतलब मैं उनका क्या कहूँ, जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स पे वर्क करें। इस पे वर्क करना आसान है, और बेटा मतलब थ्योरी के रेस्पेक्ट में इसमें नंबर लाना ईजी भी है। ठीक है, थ्योरी में इतना सारा याद रखना पड़ता, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। चलिए चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। ओके, लेकिन लेसन नंबर 6 का मतलब, जो चैप्टर का नाम था बेटा वो क्या था? किरचॉफ के नियम, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं इसके बारे में थोड़े कुछ की कॉन्सेप्ट्स आपको समझा देता हूं कि भाई ये चैप्टर कैसे रनिंग होगा, कैसे हम काम करेंगे इस चैप्टर पर, तो उन चीजों को मैं आपके सामने एक बार समझा देता हूं भाई। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सर ये कैसे चैप्टर स्टडी होगा, कैसे हमें स्टडी करना है? तो की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जैसे मैं लास्ट क्लास में शायद थोड़ा बहुत बताया था इस पर। बच्चों मान लो जैसे प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध R, धारा जा रही है इसमें I, पॉइंट है A, पॉइंट है B, सही है। अगर आप बेटा धारा के अनुदिश जाते हो, धारा के अनुदिश यानी जिधर धारा जा रही है उसी तरफ आप जा रहे हो बेटा, तो प्रतिरोध पर विभवपात कम हो जाता है। समझ रहे हो? प्रतिरोध पर विभवपात कम हो जाता है। कैसे? पॉइंट ए का विभव माइनस आई आर, और सामने आ जाता पॉइंट बी, सामने आ जाता पॉइंट बी। बेटा मैंने क्या लिखा बताओ? पॉइंट ए का विभव माइनस आई आर, प्रतिरोध पे कम हो गया, माइनस आई आर, सामने आ गया पॉइंट बी। समझ गए? पॉइंट बी का विभव। सर इधर जाएंगे तो ऐसा होगा, अगर सर इधर आए तो क्या होगा? यहां मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, इधर जाएंगे तो क्या होगा? इधर जा रहे हो आप, अब इधर धारा के विपरीत, तो ये पॉइंट का विभव लिख दो प्लस आई आर, ये ध्यान रखना है, सामने पॉइंट ए हो गया। बेटा धारा के अनुदिश घट जाएगा और धारा के विपरीत बढ़ जाएगा। अरे भैया दो बातें याद रख पाओगे, धारा के अनुदिश घट जाएगा विभवपात और धारा के विपरीत बढ़ जाएगा विभवपात। ठीक है, ये रामायण किसकी है बेटा? ये रामायण है प्रतिरोध की। ठीक, अब हमें एक सेल के बारे में याद रखना पड़ेगा। अब बच्चे सोच रहे हैं सर सेल के बारे में कितना याद करूं, कौन सा सेल है? केमिस्ट्री सेल, बायो सेल, फिजिक्स सेल, कौन सा सेल है? चलो फिलहाल हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्लास को देख के तो पता लग रहा है फिजिक्स के सेल आ गई गलती से यहां पे। तो बेटा एक सेल हमने इधर लगा दिया बच्चों, इधर। ठीक है, EMF है इसका E, बेटा पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब हम लोग इस साइड जा रहे हैं, इधर। आसान कितना यार, पॉइंट ए का विभव हाई टू लो, उच्च विभव से निम्न विभव कम हो गया। कितना कम हो गया सर? इसकी EMF के बराबर, सामने पॉइंट बी। ठीक है, इधर आ जाओ बच्चों, इधर जा रहे हो, इधर जाने पर क्या होगा? पॉइंट बी का विभव, देखो इधर जा रहे हो, लो टू हाई, लो टू हाई, विभव इंक्रीज, तो प्लस ई और सामने पॉइंट ए। अगर ये तुम्हें लिखना आता है
तो आप इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। तो पहले की कॉन्सेप्ट्स बना लो कि हमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है। ठीक है, चलिए बच्चों बना लिए होंगे आप लोगों ने। अब की कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर के की कॉन्सेप्ट यही है, इन्हीं पर ये चैप्टर दौड़ेगा। ठीक है, ये हमें लिखना आना चाहिए बेटा। अब हम बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 की। बुक आपके पास होनी चाहिए या क्वेश्चन अवेलेबल होनी चाहिए कि हम कैसे कौन से क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, पहला क्वेश्चन दिया बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पे आधारित है? प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पे आधारित है? तो प्रथम नियम का मतलब क्या था बेटा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जितना आवेश आ रहा है उतना जा रहा है। अरे धारा का मतलब ही क्या है? धारा चीज क्या, धारा है क्या? धारा क्या है बेटा? आवेश के प्रवाह की दर ही तो धारा है। कितना आवेश, कितनी दर से आवेश आ रहा है और कितनी दर से आवेश जा रहा है, वही तो धारा है। इसका मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित हुआ बेटा? आने वाला आवेश इज इक्वल टू जाने वाला आवेश। किस पर आधारित हुआ? आवेश संरक्षण के नियम पर। द्वितीय नियम क्या था बेटा? एक लूप के अंदर कुल विभवांतर का सम शून्य होगा। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। समझ रहे हो? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आवेश संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यार। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। एक प्रतिरोध, नेक्स्ट यहां पर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट यहां पर रेजिस्टेंस और नेक्स्ट यहां रेजिस्टेंस। और बच्चों यहां से दे रखा है 2 एम्पियर और यहां भी 2 एम्पियर। R1 R2 R2 R1। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार। मतलब बच्चे सोचते यार मतलब विभवांतर पूछा इसमें पॉइंट ए और बी के बीच, बेटा ए और बी के बीच। जैसे हम लोग कंपटीशन की बात करूं तो बेटा हर एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताओ, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यार इसको। सॉल्व करें सर, इसको सॉल्व करते हैं, रामायण स्टार्ट करते हैं भाई। तो बच्चों इसके अंदर आप ये देखो, सॉल्व जब हम करें सर, अब इंपॉर्टेंट बात होती है धारा किस ब्रांच में कितनी जाएगी, कैसे पता करूं? तो आप गौर से देखो बेटा, जब धारा यहां आएगी, जैसी धारा यहां आई उसके जीवन काल में 2 रास्ते होंगे, इधर जाने का भी है और इधर जाने का भी है। धारा का मार्ग डिसाइड होता है बेटा प्रतिरोध से। प्रतिरोध कम है, ज्यादा है, कितना है या नहीं है, उससे डिसाइड होता है धारा का मार्ग, धारा रास्ता। अब धारा के, अगर धारा को हम एक इंसान अज्यूम कर लें तो क्या होगा? धारा देखेगी इधर तो प्रतिरोध R1 है, इधर R2 है और R1 R2 के मान भी नहीं पता है, तो कौन प्रतिरोध कम है कौन ज्यादा है, तो धारा यहां से डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि कितनी किधर जाऊं। तो इसके लिए क्या किया, थोड़ी नजर आगे डालो बेटा। R1 के बाद क्या आ गया? R2, R2 के बाद क्या आ गया? R1। यही बेसिक है। क्या सोचो बच्चों, इस पूरी ब्रांच का प्रतिरोध और इस ब्रांच का प्रतिरोध समान है। ध्यान से देखो, इस ब्रांच का जितना प्रतिरोध R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दोनों प्रतिरोध समान। अब धारा को पता चल गया कि जितना प्रतिरोध इधर उतना प्रतिरोध इस ब्रांच में भी है, तो मुझे आधा आधा ही डिवाइड होना है। तो कितनी धारा जाएगी भैया? यहां पर 1 एम्पियर और इधर 1 एम्पियर। समझ गए आप? इस R1 R2 से कंफ्यूज हो गई थी धारा, लेकिन उसने आगे देखा और यार उसने देखा भैया पूरी ब्रांच में R1 R2 दोनों में प्रतिरोध समान है। तो क्या हुआ फिर? दोनों में उसने डिसाइड कर लिया कि आधा इधर और आधा इधर चलते, बराबर है दोनों प्रतिरोध। उसके लिए कहां दिक्कत है? यहां से लिखना स्टार्ट करो आप, यहां से लिख दो, यहां से लिख दो, जैसी आपकी इच्छा है। मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। पॉइंट ए का विभव बच्चा, अब मैं देखो धारा जा रही है ऐसे, धारा इधर जा रही, विपरीत आ रहा हूं,
अभी बताया था बेटा, प्रतिरोध में धारा की तरफ जाऊंगा तो घट जाएगा, धारा विपरीत आऊंगा तो बढ़ जाएगा। ओके, तो इधर आया तो बढ़ा दिया। आई आर, आई का वैल्यू 1, प्रतिरोध का मान R1, टुमुक 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 करके इधर आया, धारा की दिशा में जा रहा हूं, अब घट जाएगा 1 इंटू R2 और सामने पॉइंट आ गया V, ये हो गया पॉइंट V। यही पूछा था हमसे, तो बेटा VA माइनस VV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। विभवान तक पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अब आता है बेटा नेक्स्ट एक डायग्राम, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड किस पर आधारित है बेटा, जैसा मैं डायग्राम से देख पा रहा हूं प्रथम नियम पर आधारित होगा। धाराएं दिख रही है बहुत सारी, किसी जंक्शन पे आ रही है, और जंक्शन का मतलब समझाया था भैया, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो से ज्यादा ब्रांच जुड़ी हो उसको क्या बोलोगे, जंक्शन, संधि। तो बेटा इसमें क्या हो रहा बताओ, एक ब्रांच ऐसे दिख रही है मुझे, एक ब्रांच ऐसे दिख रही है, एक ब्रांच इस तरफ, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। कौन सी किसमें धारा, 2 एम्पियर बच्चों, इसमें 5 एम्पियर। आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। भैया कितने आसान है यार क्वेश्चन। और ये धारा जा रही है यहां पर ऐसे, और ये धारा इधर 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर। एरो देखो सही लगे, 5 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 4 इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, ठीक है। ये है बच्चों, क्या करोगे यार इसके अंदर, सर जितनी धारा आ रही है उतनी जाएंगी भी तो सही, तो हम क्या करते भाई, अच्छा इनकमिंग करंट्स का सम, आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग। समझ रहे हो, आने वाली धारा कौन कौन सी है सर, आने वाली धारा देखो सर के संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ओहो ये जा रही है दोनों। तो क्या लिखे हुए, आने वाली धारा बेटा 4 + 5 9 + 2 11, तो 11 इज इक्वल टू 4 + I। तो बेटा I का मान क्या आ गया, 4 को उधर ले जाओ, I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। कर पाओगे इतना, 7 एम्पियर। इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 7 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन की स्थिति क्या होगी। बेटा पहले व्हीटस्टोन सेतु ड्रॉ कर देते हैं यार, बैटरी और किसकी कंडीशन चेंज करा रहा, धारामापी की, तो उनका जगह बदलवा रहा है, तो बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार भाई क्या फर्क पड़ेगा। हटाते हैं इसको, क्वेश्चन कितने इजी है यार, इनमें क्या है भाई, क्यों डरते हो इनसे यार, यही तो सबसे अच्छा तरीका है मार्क्स गेन करने का आगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा। इनको हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, इनको ये भी नहीं कह सकते बहुत टफ है, हाँ इनको बेसिक जरूर कह सकते हैं। दीज ऑल क्वेश्चन आर बेसिक, ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और आज का जो एग्जाम पैटर्न है, नेक्स्ट आने वाला एग्जाम जो है कंप्लीटली क्या है, बेसिक, तो अच्छे क्वेश्चन है इसका मतलब आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक व्हीटस्टोन ड्रॉ कर लेते हैं यार। व्हीटस्टोन में क्या था, ऐसे हम कोई भी व्हीटस्टोन ले लेते हैं, इधर और यहां भी एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहां पर, ठीक है, और यहां लगा देते हैं एक बैटरी, इधर लगा दी बैटरी, और यहां लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, धारामापी, इन दोनों बिंदुओं के बीच। बच्चों इनके कोई प्रतिरोध ऐसे R 2R अनुपात सेम रख देते हैं, R 2R हो गया, और ये सपोज 2R और 4R है, तो आप देखो R/2R 2R/4R, तो रेशियो क्या है बेटा
1:2 और सामने भी 1:2, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन है यहां पर। ठीक है, अब हमें यह पूछा जा रहा है कि सर अगर इनकी दोनों की स्थिति बदल दें, स्थिति बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोल रहा है? संतुलन की स्थिति परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन स्थिति में, नई संतुलन स्थिति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। परिवर्तित कुछ नहीं कहा। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया बेटा, डायग्राम को ऐसे ही बना रहने दिया, इधर फिर इधर, नेक्स्ट इस तरफ, नेक्स्ट इस तरफ। अब क्या होगा बेटा, बैटरी मैं यहां जोड़ देता हूं, बैटरी हो गई ये, और गैलोमीटर को जोड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, प्रतिरोध के मान रख दो, R था, 2R था, और 2R था, और ये 4R था। अब बताओ अनुपात देखो बेटा, अनुपात 2R अपॉन R, बहुत अच्छे। इधर 4R अपॉन 2R, ओहो कोई बदलाव भी नहीं हुआ सर। क्या हुआ? 2:2। अभी भी ये बैलेंस है, रेशियो समान है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है संतुलन की स्थिति पर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वापस वही कंडीशन रहेगी। रेशियो अभी भी रेशियो क्या हो रहा है? कंडीशन मैच कर रही है, संतुलन की स्थिति अभी बन रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वापस देखो, दो बिंदु बीच का विभवांतर पूछ रहा है। अच्छे क्वेश्चन, मैंने बोला ना दो बिंदु बीच के विभवांतर पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आप एग्जाम में जब नेक्स्ट एग्जाम फाइट करोगे तब जाके पता चलेगा यार 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर तो पीछे नहीं छोड़ रहा यार। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th। क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 5th में? एक प्रतिरोध है बेटा ये, और एक प्रतिरोध है ये, नेक्स्ट, और एक प्रतिरोध यहां पर, एक प्रतिरोध यहां पर, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या कर ले बेटा हम लोग, यहां से बैटरी लगा दी यहां पर, 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 10 वोल्ट बैटरी, दिस इज 10 वोल्ट। ठीक है, ये क्या दिया बेटा? 8 ओम, नेक्स्ट 6 ओम, नेक्स्ट 4 ओम, नेक्स्ट 3 ओम। पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर ए और बी, समझ गए? सॉरी, ए यहां पर है और बी यहां पर है, ऐसा कुछ दिया गया है। चलिए, दो बिंदु बीच का विभवांतर पूछा है। अब बेटा एक चीज देखो कि सर इससे लास्ट वाले जो क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोनों ब्रांच में प्रतिरोध, इस ब्रांच में जितना प्रतिरोध था उस ब्रांच में भी इतना था, तो धारा 1 एम्पीयर हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर सर प्रतिरोध, जैसे कि इस ब्रांच की बात करूं तो बेटा 8 और 6 14, और यहां पे 7, यानी इसमें डबल प्रतिरोध है और इसमें आधा, मतलब इसका आधा प्रतिरोध है। ठीक है, तो धारा कैसे जाएगी सर? तो धारा हम क्या मान सकते हैं बेटा? जितनी धारा इसमें जाएगी उसकी आधी धारा इसमें जाएगी। ठीक है, तो हमें धारा निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे बेटा? अरे समांतर, ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर में। ठीक है, तो बच्चा यहां 14R प्रतिरोध देखो, 8 + 6 14 हो गया, यहां 7 हो गया, यानी इस ब्रांच में प्रतिरोध 2R, तो इसमें R, यानी कि जब प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, तो धारा क्या हो जाएगी बेटा इसके अंदर? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से जाने वाली धारा इधर I है, तो इधर जाएगी 2I। समझ रहे हो कि नहीं जाएगी इधर 2I? ठीक है, लेकिन आपको धारा यहां कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन दिक्कत आ जाएगी। कैसे? चलिए देखें। तो क्या करें बेटा, सबसे पहले तो निकाल दो आप लोग तुल्य प्रतिरोध। ये दोनों कितना हो गया? 14, ये दोनों कितने हो गए? 7। इसके बाद दोनों आ जाए बेटा समांतर क्रम में, तो 14 और 7 समांतर क्रम में, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? देखो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देते हो, 8 + 6 8 + 6 कितना होगा बेटा? 14, 4 + 3 ये 7 हो गया। तो श्रेणी क्रम में तो इनको डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं, लेकिन समांतर क्रम में क्या करते हो? 1/R1 + 1/R2। लेकिन एक ट्रिक को याद रखो, सर दो ही प्रतिरोध हो तो हम क्या करेंगे उस केस में? दो प्रतिरोध के केस में डायरेक्टली R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इस ट्रिक को याद रखो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर समांतर क्रम में ये और ये समांतर क्रम में, तो बेटा 14 × 7 14
प्लस 7 कितना है बेटा, ये 14 को एज इट इज रहने दो, 7 एज इट इज अपॉन 21, यहां से 3 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आंसर आया 14/3। सही है, ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब V इज इक्वल टू IR, तो V कितना बेटा 10 वोल्ट, I सर पता नहीं है, और ये 14/3, तो यहां से करंट का वैल्यू आ जाए बेटा 13/14, मतलब ये 15/7 एम्पियर ये आ जाएगी धारा। ये धारा ऐसे यहां से जा रही है इधर। अब बेटा क्या करो आगे, इस धारा को हम लोग यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई धारा की वैल्यू निकाल दी है, तो धारा की वैल्यू 15/7 आ गई। अब बच्चों ये धारा जैसे यहां से जाएगी बेटा, दो जगह इसको डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां धारा आई है, तो यहां क्या आएगी 2I धारा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर ब्रांच में, इनको हटा देते हैं यहां से, कितनी धारा आ रही थी 15/7, तो इसमें से क्या होगा, इधर चली जाएगी कुछ धारा और कुछ धारा इधर, यानी कि धारा का कितना भाग इधर जाएगा और कितना भाग इधर जाएगा, इससे हमें पता चलेगा बेटा। इसका नाम एक बार को हम I बोल दे रहे हैं, ये क्या है धारा I। तो बच्चों इन दोनों में कैसे डिवाइड होगी, इधर डबल प्रतिरोध है, इधर आधा प्रतिरोध है, तो I कैसे डिवाइड होगी, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं बेटा, इधर जाएगी 2I/3 और इधर जाएगी I/3। कैसे पता चला मुझे, भाई इधर मैं धारा मैंने इस वाली धारा बेटा I मान लिया। अब क्या होगा देखो, प्रतिरोध यहां पर बच्चों 2R है और यहां पे R है, तो धारा को डिवाइड करते हैं समांतर क्रम में, और डिवाइड कैसे होती है वो रूल बता दे रहा हूं भाई। V इज इक्वल टू IR, समांतर में ये तो रहता है सेम, तो धारा कैसे डिवाइड होती है बेटा, I समानुपाती 1/R। तो मान लो इस ब्रांच की बात करूं, धारा I1 प्रतिरोध R1, धारा I2 प्रतिरोध R2, कैसे लिखोगे, I1 का मान क्या आएगा, I1 बेटा I1 R के विपरीत चलना है, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई कुल धारा। I2 कैसे निकालो बेटा, R1/R2, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई कुल धारा। यानी समांतर क्रम में बेटा क्या होता है, वोल्टेज समान, तो धारा कैसे डिवाइड हो जाती, 1/R के प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/R के प्रोपोर्शनल। यानी प्रतिरोध के साथ उल्टा रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, I1 जब निकालोगे तो I1 के सामने प्रतिरोध कौन सा आएगा, R2, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है, और I2 के सामने क्या आएगा बेटा, R1, ठीक है। चलिए तो बात करें यार हम लोग R2, ये है R2, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 7/14 और टोटल ये करंट I, तो कितना आ गया बेटा, ये सॉरी करंट कितनी आ गई, ये I/2, ठीक है। एक बार देख लें बेटा, इसको ये वैल्यू कितनी थी प्रतिरोध की, 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 14, सॉरी 7 प्लस 14 21, तो 21 लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर, तो कितना आया I/3, ठीक है। और I2 कितना आ जाएगा बेटा, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 कितना बेटा, R1 ये 14/21 I कितना हो गया ये, अरे क्या कर दिया यार, हटाते हैं ये, बच्चों एक बार वापस देखो, I1 निकालना चाहते हैं, I1 मतलब इस ब्रांच में धारा क्या होगी, तो हमने क्या लिखा, R2 ये वाला प्रतिरोध 7/21, टोटल धारा I/3 हो गई, कौन सी, I1 धारा। दूसरी I2 धारा कितनी हो जाएगी बेटा, R1 ये 14/21 I कितना हो जाएगा ये बेटा, 7 से 2/3 I, ये आ गया I2, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2I/3 आएगा, और ये क्या आएगा I/3। अब जो मेजर अहम रोल है बेटा विभवांतर का, ठीक है, एक बार वापस में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें कई कॉन्सेप्ट्स लगा दिए गए हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या निकाला, इन दोनों को ऐड किया, 14 7 समांतर क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, तुल्य प्रतिरोध आया 14/3। फिर इस तुल्य प्रतिरोध से बेटा टोटल धारा निकाली, V = IR, तो यहां से टोटल धारा आ गई। अब धारा को हमने डिवाइड कर दिया समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डिवाइड करने का रूल ये है करंट डिवाइड रूल, ठीक है, करंट ऐसे डिवाइड होती है। तो I का R के साथ विपरीत रिलेशन है, तो बेटा I1 निकालोगे तो R2 आ रहा होगा, और I2 निकाल रहे होगे तो R1 आ रहा होगा। ये हमने धारा निकाल दी। अब विभवांतर निकाल दो। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉइंट बी, धारा इधर जा रही बेटा, हम इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा प्लस IR। इस ब्रांच में धारा कितनी है, I/3 इंटू प्रतिरोध कितना बेटा 8। अब आगे ऐसे अब धारा की दिशा में जा रहे, घट रहा है, तो माइनस I कितनी है इसमें धारा 2I/3 और मल्टीप्लाई बाय ये प्रतिरोध 4 और सामने आ गया पॉइंट A, ठीक है। क्या लिख दो बेटा यहां से, VV माइनस VA, सामने आ जाएगा ये 2I/3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस I/3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। I का मान बेटा पुटअप कर दो, I का मान पुटअप करके आप लोग आंसर निकाल देंगे। और I का मान कितना है सर, ये रहा 15/7, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा लार्ज मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट लगे। क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालने वाला, टोटल धारा निकालने वाला, ठीक है, इसके बाद करंट को डिवाइड करने वाला, इसके बाद विभवांतर पे आ पाए हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, हटा दें इसको, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया बेटा, दी गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, एक सेल दिया गया इधर इस तरफ और एक सेल दिया गया ऐसे, और यहां से एक प्रतिरोध लगा दिया इधर, ठीक है। ये आया 5 ओम और ये है 2 वोल्ट 4 वोल्ट R1, इसका आंतर प्रतिरोध 1 ओम और इसका आंतर प्रतिरोध है बेटा 2 ओम। धारा का मान पूछ रहा है भाई, कितना आसान है धारा का मान निकालना। इसमें धारा पूछिए क्या आएगी सर, करंट। तो बेटा आसानी से निकाल सकते करंट, तो लूप लॉ लिख दो या फिर बिना लूप लॉ के भी कर सकते हो। क्यों इतना लूप का झमेला डालो यार, डायरेक्टली क्या लिख दें, I = वोल्टेज कितना है धारा के मार्ग में, तो हम क्या लिखेंगे सर, देखो 2 वोल्ट तो काम कर रहा है ऐसे और 4 वोल्ट काम कर रहा है ऐसे। कौन बड़ा है दोनों में, 4 वोल्ट ज्यादा है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट ज्यादा है, हैवी पड़ेगा भाई। कितना हैवी पड़ेगा सर, 2 वोल्ट। तो परिणामी वोल्टेज आ गया 2 डिवाइडेड बाई, जब धारा का जीवन यहां से स्टार्ट हुआ बाय द वे, तो जीवन में कितना प्रतिरोध आया, कितनी रुकावटें आई, 5 ओम 2 ओम 1 ओम, यानी कितनी रुकावट आई बेटा, 5 + 2 + 1 8। तो क्या आ गया 1/4, ये आ गया, ठीक है। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1/4 का डिवाइड कर दो तो 0.25 एम्पियर, ये आ जाएगी करंट। समझ रहे हो,
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। ठीक है, 6 आसान था बेटा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत लोगे। क्यों बेटा? क्योंकि जब बैलेंसिंग कंडीशन आती है तो वहां पे कोई दोनों परिपथ में करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करता है, इसका मतलब वहां रुकावट बहुत ज्यादा है, अनंत रुकावट। तो क्या लेंगे इसका प्रभावी प्रतिरोध? अनंत। विभव मापी की सहायता से, क्वेश्चन नंबर 8, विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को मापा नहीं जा सकता? अरे विभव मापी का काम क्या है बेटा? पहला ऑप्शन देखो, सेल का विद्युत भाग बल माप सकते हैं इससे। धारिता एवं प्रेरकत्व तो गलती से इसे मापा हम लोगों ने कभी, समझ लो, तो सीधा सा दिख रहा है यार, आंसर यही होने वाला है। धारा एवं प्रेरकत्व को नहीं माप सकते सर इससे, सही है। प्रतिरोध को मेजर कर सकते थे, सेल का आंतर प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, विद्युत धारा भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या नहीं मापा जा सकता बेटा ऐसे? धारिता एवं प्रेरकत्व। ठीक है, नेक्स्ट दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए चित्र में गैलोमीटर में शून्य विक्षेप है, यानी कि बेटा बैलेंस व्हीट स्टोन की कंडीशन बन रही है। ठीक है, मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। कितना सिंपल है यार। तो क्या दिया गया बेटा? अरेंजमेंट, लेफ्ट गैप ये है, और बच्चों इस लेफ्ट गैप को ऐसे हम लोगों ने स्ट्रिप्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया मीटर ब्रिज पर, और अज्ञात प्रतिरोध यहां पर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको यहां पर कवर कर लेते हैं, और इधर ऐसे कवर कर लेते हैं, और ये इधर एक बैटरी सेटअप लगाते हैं यहां पर, और यहां से गैलोमीटर लगाते हैं इसके बीच में। सही है, ये हमें अरेंजमेंट दिखाया गया बेटा। चलिए, और ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इस टाइम, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बच्चों? ये 20 सेंटीमीटर, और ये कितनी वोल्टेज है? वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं पता, ये अज्ञात प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करते थे बेटा? बैलेंसिंग कंडीशन के केस में क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग कंडीशन के केस में ये कितना दिया गया? 55 दिया गया शायद, देख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लिया मैंने रो। तो बेटा बैलेंसिंग कंडीशन में क्या लिखते थे हम लोग व्हीट स्टोन में? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो 55 डिवाइडेड बाई एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो, और कितनी लंबाई है? 20, तो 20 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये प्रतिरोध R, और बेटा ये वाली लंबाई कितनी बची बताओ? अब स्टैंडर्ड है ये सर मीटर ब्रिज, इसका मतलब मीटर लंबाई होगी 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर हट गई तो 80 सेंटीमीटर बची भैया, तो इंटू रो। एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो, तो 80 सेंटीमीटर का 80 इंटू रो। रो ने रो को मार दिया 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20, और 22 ओम, यानी कि 220 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए बेटा नगण्य। प्रतिरोध ताप गुणांक विभव मापी का जो तार होता है इसकी रेजिस्टिविटी हाई, सही है, और अल्फा कैसा आएगा? कम, नेग्लेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से जो अल्फा है वो क्या है? डिक्रीज, कम, नगण्य। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर बेटा 11 में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, सेल के आंतर प्रतिरोध को ज्ञात करते थे तो जो विभव मापी की सहायता से, तो बेटा उसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता था वो रिजल्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया बेटा विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक सेल एल लंबाई पर संतुलित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा? कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बेटा?
विभव मापी, कोई भी मैं एक विभव मापी बना दे रहा हूं यहां पर बेटा, ये इस तरफ इधर, ठीक है, और विभव मापी में यहां मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है। इसकी पोलैरिटी थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, इधर और इधर, ठीक है। हमें क्या बोला गया बेटा, विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत भागबल सेल एल लंबाई पर संतुलित होता है। ई विद्युत भागबल का सेल एल लंबाई पर संतुलित होता है, संतुलित होता है। तो हम लोग क्या लिखते बेटा, यहां से एक क्वेश्चन क्या आती थी, E इज इक्वल टू विभव प्रवणता इंटू कितनी लंबाई पर संतुलित हो रहा है, लिख दिया। समझ रहे बेटा, E इसके विभव के बराबर लेते थे और इसका विभव एकांक लंबाई पे विभव पात x, तो L लंबाई पे विभव पात x इंटू L। अब क्या बोला गया, दूसरा सेल जिसका विद्युत भागबल भी E है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बेटा प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ दो E। अब याद है सेलों का संयोजन समांतर क्रम में बेटा बराबर परिमाण के सेल जोड़ने से परिणामी विद्युत वाहक बल भी उतना ही आता था, ठीक है। परिणामी विद्युत वाहक बल भी उतना ही आता है किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर। तो जब E जोड़ दिया तो वापस भी E आना है, और E कहां पर संतुलित हो रहा था, L लंबाई पर, तो ये भी कहां संतुलित होगा, L लंबाई पर। बेवकूफ बनाया है क्वेश्चन ने, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बोले तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्या दिया गया बेटा, एक विभव मापी में एक 1.1 विद्युत भागबल का मानक सेल 2.2 पर संतुलित होता है। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, अच्छा कोई बात नहीं, देखो वापस वही क्वेश्चन, विभव मापी, ये इधर प्रतिरोध लगा दिया और ये प्राथमिक परिपथ बना दिया हम लोगों ने। एक मानक सेल बेटा कहां पर संतुलित हो रहा है, 2.2 मीटर लंबाई पर संतुलित हो रहा है, कितने वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये दे रखा था, ये दे रखा, क्या एक क्वेश्चन लिख दो बेटा यहां पर, 1.1 इज इक्वल टू x इंटू 2.0, इक्वेशन नंबर 1 सही है। क्या लिख पाओ बेटा, ये विद्युत भागबल कितने पर संतुलित हो रहा है, x इंटू ये लंबाई कितनी है। अब क्या बोला गया है, एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। बच्चों एक प्रतिरोध पर विभवांतर ले लेते हैं, प्रतिरोध पर विभवांतर कहां पे संतुलित होता है, 20 है तो सेंटीमीटर तो इधर कहीं लाना पड़ेगा, कहां पर संतुलित हो रहा है, 95 सेंटीमीटर। तो क्या समीकरण लिखोगे, सर यहां का जो विभवांतर है, प्रतिरोध पर जो विभवांतर है, प्रतिरोध पर विभवांतर क्या आएगा बेटा, एकांक लंबाई मल्टीप्लाई बाय विभव प्रवणता इंटू 0.595, सही है। यहां पर संतुलित होगा, क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। अब क्या करें बेटा, दोनों से आप कर दो डिवाइड, तो प्रतिरोध पर विभवांतर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को कर दो डिवाइड, तो 1.1 अपॉन VR सामने x इंटू 2.20 अपॉन 0.95 इंटू x ने x को खूब मारा बेटा, तो यहां से VR की जो वैल्यू आती है, VR का जो वैल्यू आएगा बेटा, VR का वैल्यू चेक कर लेते हैं कि VR का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, VR का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, VR कम्स आउट टू बी 0.95 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई बाई 1.1, यानी कि आपका आंसर आएगा बेटा 0.95 डिवाइडेड बाई 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 0.475 वोल्ट, सही है। अब बेटा इतना आ रहा है, विभव मापी की सहायता से इस पर विभव पात प्रतिरोध पर, और जो वोल्टमीटर लगाया वो बता रहा है इस पर विभव पात 0.5 वोल्ट। तो कितनी एरर आ गई बेटा, विभव माप जो वोल्टेज लगाया वो कितना बता रहा है 0.5, और ये कितना आ रहा है 0.475, तो एरर कितना आ जाएगा, तो हम लोग एरर निकाल दें बेटा, -0.5
कितना एरर आ जाए बेटा यहां से 0.025 ये एरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। एरर का मतलब क्या बेटा, फाइनल रीडिंग क्या है, पहली रीडिंग क्या थी, फाइनल माइनस इनिशियल, निकाल दिए, परिवर्तन आ गया एरर। ठीक है बच्चों, चलिए तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट और हम नेक्स्ट एंजॉय करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चैप्टर आएगा 7th मैग्नेटिज्म के बारे में। आप भी तैयार करके रखें चैप्टर को, मैग्नेटिज्म को तैयार कर ले जिससे न्यूमेरिकल करने में भी हमें आसानी हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। और आप लोग क्लास को देखते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए और थ्योरी पे वर्क करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो जाए भाई। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।